अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के बारे में जानेंगे कि सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट में हमें क्या चैप्टर कवर करना है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हीट। ठीक है, हम अपने लेक्चर की जाने चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हीट के बारे में, चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। अगर हीट के बारे में पूछा जाए कि हीट क्या होती है, तो बेशतर जवाब आते हैं। कुछ का कहना है कि हीट गर्मी होती है। अगर कुछ लोगों से पूछा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे भाई, एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है? एनर्जी तो बहुत सारी है हमारे पास। काइनेटिक भी एक एनर्जी है, पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। एनर्जी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हीट एक कौन सी एनर्जी है? तो आज हम हीट के बारे में देखते हैं कि हीट बेसिकली होती क्या है। स्टार्ट करते हैं। हीट के बारे में पहले डेफिनेशन आती है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। इस वजह से ट्रांसफर होती है, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो कोई ना कोई वजूहत तो होती है। दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। वजह क्या है? उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं कि टेम्परेचर क्या है और ये ट्रांसफर होती क्यों है और होती किस तरह से। अब भाई, हर दूसरी भी तो चीजें ट्रांसफर होती हैं। काइनेटिक भी तो पोटेंशियल में ट्रांसफर होती है। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कन्वर्जन है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। यहाँ पे ट्रांसफर से मुराद ये है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर होती है। यानी ये नहीं है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी आप में ट्रांसफर हो गई या आपकी काइनेटिक एनर्जी किसी और बॉडी में ट्रांसफर हो गई। बेसिकली हीट क्या है? ऐसी एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्नोकर की बॉल्स है, हम क्यूब बॉल को स्ट्राइक करते हैं। क्यूब बॉल जाती है, जाके एक और बॉल से क्या होती है? स्ट्राइक होती है। वो अपना पूरा मोमेंटम दूसरी बॉल में क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। इसी तरीके से हीट एनर्जी भी अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी में क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक चाय का कप ले लें। अगर मैं चाय के कप को एनवायरनमेंट में रखूं, तो चाय के कप की जितनी भी हॉटनेस है, जो भी उसकी हीट है, जो भी उसकी एनर्जी है, वो एनवायरनमेंट में क्या होने लगती है? एब्जॉर्ब होने लगती है। और एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो चाय में क्या होने लगती है? एब्जॉर्ब होने लगती है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है बेटा? चाय क्या होने लग जाती है? ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये हीट क्या है? बेसिकली एक ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती है बेटा? ट्रांसफर होती है। इस वजह से ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसीलिए इस एनर्जी को ट्रांजिट एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांजिट एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी यानी वो एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती हो। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, और वो क्या है? इट इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। यानी हमें मालूम है कि जो भी बॉडीज है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। तमाम मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस वाइब्रेशन में होते हैं। ये बात आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। तो तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं सम ले लूँ, टोटल ले लूँ, तो जो टोटल आएगा वो टोटल किसके बराबर होगा बेटा? वो टोटल बराबर होगा उस बॉडी की हीट एनर्जी के। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बात को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इसको मेजर किस तरीके, जब ये एनर्जी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? जूल्स होता है, क्योंकि एनर्जी का एसआई यूनिट हमें मालूम है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है कि एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? जूल्स होता है। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? इसका सीजीएस यूनिट होता है बेटा कैलोरी। ठीक है, इसी तरीके से एफपीएस यूनिट यानी बीई सिस्टम कहें या एफपीएस यूनिट कहें, वो क्या होता है बेटा? बीटीयू। बीटीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, आगे बात को बढ़ते हैं कि हीट को मेजर किस तरीके से किया जाएगा, यानी किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग इन लेबोरेटरी। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बाय विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो एक ग्लास टाइप होता है ये कैलोरीमीटर। ये बेसिकली आप जब लैब के अंदर जाएंगे सेकेंड ईयर की फिजिक्स के, तो उसमें आप देखेंगे कि कैलोरीमीटर होता क्या है। चले आगे बात को बढ़ाते हैं कि हमने हीट तो पढ़ लिया कि हीट क्या है? ऐसी एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। किस वजह से? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अब जब तक टेम्परेचर क्लियर नहीं होता, हीट की बात हमारे समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन
हम पहले जब हमने बात हीट की करी तो हीट को पहले फुल फुल फ्लैश खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा कि हीट के डिफरेंट यूनिट हैं, जूल्स भी है, कैलोरी भी है और मीटिंग भी है। जिस तरह से लेंथ की एग्जांपल लें तो लेंथ के भी डिफरेंट यूनिट है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है और किलोमीटर भी होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने की कन्वर्जन है, इसी तरीके से किलोमीटर से भी मीटर में जाने की कन्वर्जन है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जूल से हम कैलोरी में कैसे जाएंगे, कैलोरी से हम बीटीयू में कैसे जाएंगे, इसको आज जरा हम देखते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन जूल, बीटीयू एंड कैलोरी। अब हम बात करते हैं कि एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। बेटा एक कैलोरी बराबर होती है किसके, 4.184 जूल्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 4.2 जूल्स के। अच्छा, याद रहे कैलोरी हम ज्यादातर यूज करते हैं फूड न्यूट्रिशन वगैरह के अंदर। आपको जैसे उमूमन हम कहते हैं न्यूट्रिशन के पास जाते हैं तो वॉक करनी चाहिए, हमारी बॉडी की कैलोरीज बर्न होती हैं, यानी कि फूड एनर्जीज होती हैं वो कैलोरीज के अंदर क्या की जाती है बेटा, मेजर की जाती है। तो एक कैलोरी का मतलब कितना होता है बेटा, एक कैलोरी का मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 4.2 जूल्स के। ठीक है, बीटीयू किसके बराबर होता है, एक बीटीयू बराबर होता है 1055 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 बीटीयू कितने कैलोरीज के बराबर होता है, 252 कैलोरीज के बराबर होता है। यानी इन शॉर्ट अगर मेरे पास फॉर सपोज 5 कैलोरीज है, मुझे उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 4.2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जूल से कैलोरी में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, बड़े बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो टेम्परेचर की एक डेफिनेशन बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, शगुफ्ता ने भी बताई होगी। और डेफिनेशन क्या है वो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्ड। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को जो चीज़ डिफाइन करे उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ये बात भी सही है और उमूमन बच्चों को यही याद होती है, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। आज हम टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली टेम्परेचर से मालूम किया जाता है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज द थर्मल कंडीशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक ऐसी थर्मल कंडीशन है, ये बेसिकली एक कंडीशन है जो कि सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताती है। मतलब क्या है सर, क्या मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी हमें मालूम है कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में ट्रांसफर होती है। एनर्जी हमेशा यकीनन हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। जिसके पास हाई एनर्जी है वो एनर्जी लॉस करेगा, जिसके पास लो एनर्जी कम है वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। इसी तरीके से ये बेसिकली डिटरमाइन, टेम्परेचर के थ्रू हम डिटरमाइन क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, आइदर एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक चाय का कप है और उसको मैंने रख दिया रूम में लाके, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। यकीनन सबका जवाब होगा सर, चाय का कप गर्म है और रूम का टेम्परेचर उसके मुकाबले में क्या है, थोड़ा कम है, तो लिहाजा एनर्जी चाय से ट्रांसफर हो रही है किधर, रूम में। बेसिकली कहते तो हम क्या है कि हमारे पास हो क्या रहा है, चाय ठंडी हो रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि वो अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर रही है बेटा, रूम में ट्रांसफर कर रही है। रूम के एनवायरनमेंट को क्या कर रही है बेटा, हीट गिवन हीट दे रही है। तो लिहाजा हमारे पास एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर, फ्रॉम अ कप ऑफ टी टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर से हम डिटरमाइन क्या करते हैं, टेम्परेचर जस्ट हमें ये बताता है कि हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एनर्जी चाय के कप से रूम में ट्रांसफर हो रही है, तो इट्स मीन दैट कि मेरे पास चाय का कप क्या है, गर्म है, और रूम क्या है उसके मुकाबले में ठंडा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ने हमें क्या बताया, कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, और करके दूसरी डेफिनेशन बनेगी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज ऑल्सो नॉन एज टेम्परेचर। अच्छा बेटा, इसको इसी जिस तरीके से हमने इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर हीट को देखा, इसी तरीके से टेम्परेचर को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। अगर हम टोटल लें, काइनेटिक एनर्जी का क्या लें, टोटल लें, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का टोटल ले लें, तो वो अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होती है बेटा, हमारे पास हीट एनर्जी होती है। लेकिन अगर उस टोटल का क्या ले लें बेटा, एवरेज ले लें। एवरेज किस तरीके से लिया जाता है, एवरेज लेने का सिंपल सा तरीका है कि हम नंबर टोटल समीशन को क्या कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें या नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड करेंगे,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो लिहाजा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का टोटल लूँ और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूँ, तो मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी बेटा, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और वो जो एवरेज वैल्यू होगी वो बेसिकली किसको डिफाइन करेगी, वो डिफाइन करेगी किसको, टेम्परेचर को डिफाइन करेगी। तो यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी बॉडी की अमाउंट ऑफ हीट को उसको डिवाइड कर दूं किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो बेसिकली उस बॉडी का क्या पता लग जाएगा मुझे, टेम्परेचर पता लग जाएगा। आगे बात को बढ़ाते हैं, इसके यूनिट्स को देखते हैं। तो बेटा इसके यूनिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट्स की बात करें तो वेल कॉमन यूनिट आपके पास क्या है बेटा, सेंटीग्रेड, जो कि आप मेजर करते हो। जैसे वेदर की अगर हम बात करें तो आज क्या टेम्परेचर रहा सर, आज टेम्परेचर था 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से हम बात करें, हमने केमिस्ट्री के अंदर एक टेम्परेचर पढ़ा है, केल्विन भी टेम्परेचर का यूनिट होता है, ठीक है। तो आज हम यूनिट देखते हैं। तो यूनिट्स क्या होते हैं इसका बेटा, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, केल्विन। याद रहे कि हम फिजिक्स के अंदर जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं फिजिक्स में, तो उनकी यूनिट्स जो यूज करते हैं वो हम किस में यूज करते हैं, एसआई सिस्टम में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा, एसआई सिस्टम में, ना सीजीएस में ना एफपीएस में। सारे के सारे यूनिट किसमें होंगे, एसआई सिस्टम में होंगे। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। इसी तरीके से इसके दूसरे यूनिट्स भी हैं। एक यूनिट इसका सेंटीग्रेड है और एक यूनिट इसका क्या है बेटा, फ़ारेनहाइट है। तो आओ जरा वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटीग्रेड की बात हमने कर ली कि सेंटीग्रेड कहाँ यूज किया जाता है, वेदर की कंडीशंस वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। जब हमें वेदर टेम्परेचर वगैरह नोट करना होता है तो हम किसमें मेजर करते हैं उसको, सेंटीग्रेड के अंदर करते हैं, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें, तो जितने भी हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो सारे जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो वो किस में मेजर किया जाता है बेटा, फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर किया जाता है। हो सकता है कुछ मेरी तरह हो, ठीक है, सारे के स्टूडेंट्स हों मेरी तरह, वो उनको आज तक यही लगता हो कि भाई मुझे बुखार होता है, तो बुखार कितना है भाई, 100। बुखार कितना है आपको, 102। 102 क्या सर, डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा बुखार बॉडी टेम्परेचर या बुखार की अगर हम बात करें तो वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है बेटा, फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर किया जाता है। अगर आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं तो उसकी आसान सी एग्जाम्पल यही है, जिसका मतलब आप इतने गर्म है कि आपके ऊपर पानी रख दूं मैं तो पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। क्योंकि 100 पे तो पानी बॉयल हो जाता है। आप तो 102 बता रहे हो अपना बुखार, तो इसका मतलब हमें घर में बर्नर ऑन करने की जरूरत नहीं है। अपनी से कहते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर लाके पानी रख दे, पानी बॉयल हो जाएगा, उसको फिर पी लेंगे हम बैठ के आराम से। तो लिहाजा बेटा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किसमें होता है, फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। ठीक है बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से इसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा। तो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबको मालूम है। इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थर्मोमीटर होता है, हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने पीछे हीट के डिफरेंट यूनिट्स देखे, बीटीयू देखा, कैलोरी देखा, जूल देखा, इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर में हम डिफरेंट यूनिट देख रहे हैं। केल्विन भी है, सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है। तो यानी इनकी भी कोई ना कोई कन्वर्जन होगी। अब अगर फॉर सपोज मैं अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करता हूँ, फॉर सपोज किसी को बुखार हुआ और मैंने पूछा भाई कितना बुखार है, उसने कहा सर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं उससे बोलूँ कि यार फ़ारेनहाइट क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो कभी फिजिक्स ही नहीं पढ़ी, ठीक है। भाई मुझे तो तुम बताओ सेंटीग्रेड के अंदर कितना होगा, तो अब जाहिर सी बात है कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसी तरीके से केल्विन की बात करते हैं कि भाई केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने केमिस्ट्री में तो रट्टा लगाया हुआ है। केमिस्ट्री के अंदर हमने रट्टा क्या लगाया हुआ है बेटा, कि किसी जब भी हम क्या करते हैं बेटा, सेंटीग्रेड में अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ हो तो 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अब वो करते क्यों है, ये 273 का फैक्टर आया कहाँ से, क्या केमिस्ट्री के सर वाले, केमिस्ट्री वालों ने क्या बदमाशी लगाई हुई है, जो दो दिन में आगे ऐड करते जाएंगे। नहीं बेटा, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाया जाता है और वो किस तरीके से बनाया जाता है, इनके स्केल्स को देखते हुए बनाया जाता है। तो आओ जरा पहले हम देखते हैं इनके स्केल्स को, ठीक है। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट स्केल्स पढ़े हैं, तो जरा इनको डायग्राम्स में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपके राइट साइड के ऊपर, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक है सेल्सियस स्केल, फिर दरमियान में है फ़ारेनहाइट स्केल, और इसी तरीके से क्या है, केल्विन स्केल। यहाँ पे आपके पास डायग्राम में शो हो रहा है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अच्छा, जाहिर सी बात है ये आइस पॉइंट की बात की जा रही है, पानी की बात की जा रही है, तो हमें मालूम है वाटर का जो आइस पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो स्टीम में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर सेल्सियस स्केल में बात करूँ तो आइस पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम पॉइंट क्या है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरीके से अगर आप देखो डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा वाजे, अगर मैं इस कर्सर से दिखाऊं तो आपको वाजे नजर आ रहा होगा कि 100 और 0 के दरमियान
इस 100 और इस 0 के दरमियान कितने का गैप है? 100 माइनस 0, 100 का गैप है। तो इसका मतलब इस पूरे स्केल को मैं 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर सकता हूँ? ब्रेक कर सकता हूँ। 100 इक्वल पार्ट्स से क्या मुराद, यानी मतलब 1 1 की 100 लाइंस में क्या कर सकता हूँ? इसके अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या आता है? अगला स्केल क्या? फ़ारेनहाइट स्केल। अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वाटर के आइस पॉइंट की बात करूं तो वाटर का आइस पॉइंट कितना होता है बेटा? फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और स्टीम पॉइंट की बात करूं तो स्टीम पॉइंट कितना होता है बेटा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी तरीके से इसका डिफरेंस निकालें हम कि इसके दरमियान कितने इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 212 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास यकीनन आंसर आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं? 180 डिग्री पार्ट्स के अंदर, 180 के अंदर क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब सेल्सियस के अंदर 1 डिग्री बढ़ेगा, सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ेगा तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा? 1.8 बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप रेशियो निकालो दोनों के इक्वल पार्ट्स का तो फ़ारेनहाइट का जो रेशियो है वो बनेगा 1.8 बनेगा। जब आप 180 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1.8 आएगा। यानी सेंटीग्रेड में 1 पॉइंट का बढ़ना फ़ारेनहाइट में कितने पॉइंट के बढ़ने के बराबर है? 1.8 के बढ़ने के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटीग्रेड के अंदर 30 से 31 होता है तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा? 1 डिग्री नहीं बल्कि 1.8 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल का जो दूसरा नाम है वो है एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को प्यार से एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। जैसे हर बच्चे का निकनेम होता है ना, दोस्तों में अलग, ठीक है, घर में अलग और बाकी दूसरी जगहों पर अलग, आप समझ तो रहे होंगे। ठीक है। इसी तरीके से इसका आइस पॉइंट जो होता है बेटा, आइस पॉइंट क्या है? इसका आइस पॉइंट कितना होता है बेटा? 273 केल्विन होता है। अगर इसके स्ट्रीम पॉइंट की बात करें तो इसका स्ट्रीम पॉइंट क्या होता है बेटा? 373 केल्विन होता है। अगर इसमें डिफरेंस निकालें तो हमारे पास डिफरेंस कितना बन रहा है? 373 माइनस 273, आपके पास डिफरेंस आ रहा है बेटा 100 का। तो इसका मतलब इस स्केल को हम कितने पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं? 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर मैं सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को देखूं तो दोनों के इक्वल पार्ट्स क्या हैं? सिमिलर है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर टेम्परेचर में, अगर सेंटीग्रेड में 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, सेंटीग्रेड में 1 डिग्री का चेंज आ रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री का चेंज आ रहा था? 1.8 डिग्री का आ रहा था। लेकिन केल्विन के अंदर उस चेंज को देखूंगा तो केल्विन में कितने का चेंज आएगा? 1 डिग्री का ही क्या आएगा? चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा बेटा? 1 डिग्री का ही चेंज आएगा। इसीलिए आपको क्लास में बताया भी है, एक दफा बताया भी जाता है कि डेल्टा टी, यानी जब टेम्परेचर के चेंज की बात करेंगे तो टेम्परेचर का चेंज जो सेंटीग्रेड में होगा वही चेंज किस में होगा? केल्विन में होगा। वजह क्या है? क्योंकि दोनों के इक्वल पार्ट्स क्या हैं? सेम है। यानी जितना लेवल सेंटीग्रेड में ऊपर जाएगा उतना ही लेवल केल्विन में ऊपर जाएगा। तो लिहाजा हमेशा याद रखना, जब भी आप चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी की बात करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू सेंटीग्रेड में होगी। और सपोज मैं कहता हूँ कि एक बॉडी के अंदर टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो इसका मतलब केल्विन में भी कितना आएगा? 30 केल्विन ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चेंज क्या होगा? सिमिलर होगा। वजह क्या है? दोनों के इक्वल पार्ट्स क्या है बेटा? सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 1.8 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है। अब सवाल यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई भाई, स्टीम पॉइंट क्या, इस पॉइंट क्या, इक्वल पार्ट्स कितने हैं। लेकिन सवाल वही अटका हुआ है कि सर how can we convert Celsius scale, how can we convert a temperature in Celsius scale into Fahrenheit scale और Kelvin scale या केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे? तो बेटा इसके लिए पहले हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। ठीक है। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है बेटा, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं? केल्विन स्केल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। जो टेम्परेचर आपने सेंटीग्रेड स्केल में मेजर किया है या फ़ारेनहाइट स्केल में या केल्विन स्केल या फिर बोले तो एब्सोल्यूट स्केल में मेजर किया, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, यानी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में या केल्विन से सेंटीग्रेड में। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है? वो टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में, उसमें से 0 माइनस करें डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180।
इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, यहाँ पे जो ये डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री एफ या के है, ये क्या है? ये वो टेम्परेचर हैं जो कि आपने मेजर किए हैं। अब फॉर सपोज आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस इक्वेशन के आखिरी के दो पार्ट्स को, जिसको मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, कि ये आखिरी के दो पार्ट्स को आप क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो आप स्टार्टिंग के दो इज इक्वल टू को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को आप इक्वेट करा देंगे तो आप यूज करेंगे। अब फॉर सपोज आपके पास सेंटीग्रेड में वैल्यू है तो सेंटीग्रेड की जगह पर सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी, डिग्री आप क्या करेंगे? आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन की कन्वर्जन कर रहे हैं और आपको टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो के की जगह पे के की वैल्यू आ जाएगी, जो केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, डिग्री एफ की वैल्यू आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इसको हम मजीद समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, हमारे पास एक अगला सवाल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है हमारी पहली प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स की। सवाल क्या है बेटा? कन्वर्ट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अच्छा, इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो इस सवाल के अंदर हमें क्या कह रहा है बेटा? कन्वर्ट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। अच्छा भाई, बात हो रही है यहाँ पे नॉर्मल बॉडीज की। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल है उनका टेम्परेचर वही होगा। अब जो जिनका टेम्परेचर ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ समझ लें वो नॉर्मल नहीं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अच्छा, हमें मालूम है बॉडी टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किस में होता है बेटा? फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। तो लिहाजा होता कितना है इसको जरा देखना है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बेटा होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है बेटा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आओ जरा इसका डाटा देखते हैं। हमने डाटा बनाया बेटा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री एफ इज इक्वल टू 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर गिवन है तो लिहाजा उसको डिग्री एफ से रिप्रेजेंट किया। हमें मालूम क्या करना है? सेल्सियस टेम्परेचर यानी डिग्री सी हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो अगर आप पीछे देखो तो आपके पास जो रिलेशन था उसके अंदर, रिलेशन के अंदर क्या आ रहा था बेटा? डिग्री सी इज माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180। यही रिलेशन को, यानी स्टार्टिंग के दो 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 जो हमारे पास इक्वेशंस हैं या दो एक्सप्रेशंस जो है उनको यूज करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो जरा क्या किया है बेटा हमने सॉल्यूशन के अंदर। हमने वही फॉर्मूले को स्प्लिट करके सिर्फ दो चीजें लिखी। एक लिखा डिग्री सी वाला और डिग्री एफ वाला। डिग्री सी माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी गिवन है? डिग्री एफ की गिवन है, तो लिहाजा हमने डिग्री एफ की जगह पे क्या पुट कर दिया? 98.4 डिग्री। ठीक है, हमने क्या पुट कर दिया? डिग्री एफ की जगह पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि क्या पुट हो गया? 98.4 आ गया, माइनस 32 अपनी जगह पे रहा, डिवाइड बाय 180। अच्छा, सी में से 0 माइनस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? डिग्री सी अपॉन 100। 98.4 में से 32 माइनस किया, आपके पास आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 66.4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 180। ये 100 इधर क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड पर डिवाइड, उधर जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया बेटा? डिग्री सी इज इक्वल टू 66.4 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आंसर आ जाएगा 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यानी जो नॉर्मल हालात में, आम कंडीशन में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही वजह है कि अगर आपके पास टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाए, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। अगर हमारा अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 37 से कम हो जाए तो हमें मौसम क्या लग रहा होता है? नॉर्मल लग रहा होता है, इतना गर्म नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर मजीद गिर जाए तो हमें फिर क्या लगने लग जाती है? ठंड लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त क्या हो रही होती है? हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, हीटिंग सोर्स हो जाती है, गर्म होती है। और एनवायरनमेंट क्या हो रहा होता है? ठंडा हो रहा होता है, तो अगेन एनर्जी क्या हो रही होती है? ट्रांसफर हो रही होती है, तो लिहाजा हमें ठंड लगती है। अगर एनवायरनमेंट गर्म हो और हमारी बॉडी ठंडी हो तो यकीनन अब एनवायरनमेंट की एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास अब अगला सवाल आता है, ये पेपर के अंदर 2022 के अंदर एमसीक्यूज के अंदर भी आया है और शॉर्ट के अंदर भी ये सवाल आ सकता है। सवाल क्या है बेटा? एट व्हाट टेम्परेचर डज द फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड विद एब्सोल्यूट स्केल।
अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कॉन्साइड का मतलब क्या होता है। कॉन्साइड का मतलब होता है बेटा टकराना। दो लाइन, जैसे दो लाइन आपस में टकराती हैं या दो लाइन आपस में एक दूसरे को जो क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्साइड, जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल यानी फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू कॉन्साइड करेगी, मिलेगी यानी बराबर होगी किसके, एब्सोल्यूट स्केल के। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब क्या है बेटा, सोचो, अभी बताया था जी। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब क्या है बेटा, केल्विन स्केल। तो यानी केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री से डिग्री एफ और के की वैल्यू कौन सी वो वैल्यू है जो कि दोनों में क्या होगी, सिमिलर होगी, यानी उस वक्त डिग्री एफ की वैल्यू भी वही होगी और के की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी। तो डाटा बनाते हैं इसका। सवाल में कंडीशन में क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल को कंसाइड करना है किससे, एब्सोल्यूट स्केल से, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमने डाटा में क्या लिखा बेटा, डिग्री एफ इज इक्वल टू के, क्योंकि कंसाइड कर रहे हैं यानी बराबर होगी, इज इक्वल टू एक्स। हमने उसको एक नया नाम दे दिया एक्स का, कि अब एफ की जगह पे भी क्या आ जाएगा, एक्स, और के की जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो हमें मालूम करना है कि वैल्यू है कौन सी। ठीक है, तो अब इसको रिलेशन को यूज करते हैं सॉल्यूशन। आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर जनरल रिलेशन दिखाया था, जो आपने नोट डाउन भी किया होगा। उस रिलेशन के अंदर आप देखेंगे तो आखिर के जो दो हिस्से हैं उसमें क्या था, डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। तो यानी यही वाला पोर्शन यूज करेंगे जो हमें एफ और के की कन्वर्जन करनी है। तो हमने क्या रिलेशन यूज किया बेटा, डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। की बात क्लियर। अब डिग्री एफ की जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा, के की जगह पे भी क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ की जगह पे भी एक्स और के की जगह पे भी एक्स। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में एक में 100 है और एक में क्या है, 180। दोनों 20 के टेबल में आता है, तो 25 जा 100 और 29 जा 180। तो 180 की जगह पे क्या आ गया 9 और 100 की जगह पे क्या आ गया 5। दोनों 20 से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं हो रहा तो आखिर में क्या होती है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर अगर आप देखते हैं तो 9 क्या हो रहा है, डिवाइड, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 5 को उधर भेज दिया राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और 9 को राइट की तरफ भेज दिया। हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई वो पूरे ब्रैकेट से होगा, तो 5 जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, 5x। 5 32 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से 9 एक्स से भी होगा और 9 273 से भी होगा। हमने मल्टीप्लाई करा है, 5 एक्स 5x, 5 32 160 प्लस माइनस माइनस आ गया, 9x 9x प्लस माइनस माइनस 9 273 2457। अगर आप देखें तो दोनों तरफ x है, एक तरफ 9x और एक तरफ 5x। 9x राइट साइड पर है जो कि बड़ा है, और लेफ्ट साइड पर 5x है जो कि छोटा है, तो हमेशा हम छोटे को बड़े की तरफ क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। तो 5x लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, उधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से 2457 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो क्या किया हमने, -160 अपनी जगह पे रहा, दैट इज प्लस 2457 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x। 9x माइनस 5x क्या बचा, किया 4x। इसी तरीके से -160 में 2457 ऐड करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 4x इज इक्वल टू 2297। ठीक है, 4 इधर x से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने क्या लिखा बेटा, 2297 डिवाइड बाय 4। जब उसको डिवाइड किया आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, 54.25। यानी 574 डिग्री पर दोनों टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 574 डिग्री पर, एक्चुअल तो 574.25 है, लेकिन 574 डिग्री पर आपके पास फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। यानी ये वो वैल्यू है जो कि दोनों में कॉमनली एक ही पॉइंट पर पाई जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कन्वर्जेंस को। आपको आखिर में असाइनमेंट दूंगा कन्वर्जेंस का, कि आप तो उसको ट्राई करें। ठीक है, तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले इसकी वर्डिंग को, इसकी हेडिंग को देखते हैं। थर्मल माने टेम्परेचर, ठीक है, या हीट एनर्जी या टेम्परेचर कह लें। इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ,
यानी जिसमें बॉडी मूव ना हो रही हो, रेस्ट में हो, यानी एनर्जी ट्रांसफर ना हो रही हो। थर्मल का मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब कोई चीज मूव ना हो रही हो, यानी हीट एनर्जी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं बेटा, हमारे डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है हमारे पास, when two bodies are at different temperature are brought into thermal contact। जब मैं दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है उनको मैं कांटेक्ट में लेकर आता हूँ। थर्मल कांटेक्ट मतलब इस तरह से रखूं कि वो एक दूसरे को एनर्जी क्या करें, ट्रांसफर करें। ठीक है, थर्मल कांटेक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये तो फिनोमेना है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने पानी में डाला बर्फ, पानी में क्या डाला, बर्फ डाला। अच्छा, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पानी ठंडा हो रहा है। बेसिकली अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ हीट देखें या बाय डेफिनेशन ऑफ हम हीट एंड फिनोमेना ऑफ हीट एनर्जी देखें तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, फ्रॉम वाटर टू आइस ट्रांसफर होगी। यानी आइस क्या हो रही है, गर्म होगी पहले एनर्जी। हॉट बॉडी अपनी एनर्जी किसको देना शुरू करेगी, कोल्ड बॉडी को देना शुरू करेगी, वो गर्म होना शुरू होगी। जाहिर सी बात है, जब वो अपनी एनर्जी देती रहेगी तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये फिनोमेना चलता रहेगा, कब तक चलेगा, अनटिल टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स आर इक्वल, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मतलब अगर टैप वाटर की बात करूँ तो टैप वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा फॉर सपोज। उसके अंदर अगर मैं आइस क्यूब्स डालूँ तो आइस क्यूब्स का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आइस क्यूब टैप वाटर के अंदर जाएगी, यानी ग्लास के अंदर जो टैप वाटर है उसके अंदर मैं आइस क्यूब को जैसे ही डालूंगा तो आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगी। इसी तरीके से उसके अंदर जो मौजूद वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये फिनोमेना कब तक चलता रहेगा, जब तक आइस क्यूब जो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसका टेम्परेचर और जो आपने ग्लास में वाटर लिया हुआ है टैप वाटर उसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और सपोज कोई भी टेम्परेचर बन जाएगा, उसका 32 था, उसका 0 था, दरमियानी कोई रास्ता निकाल लिया, टेम्परेचर हो गया 29। यानी वाटर का 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन आइस का टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 0 से कितना हो गया, 29 हो गया। तो ये फिनोमेना कब तक ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी, जब तक बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वैसी बात है, ना कोई हॉट रही ना कोई कोल्ड रही, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। क्योंकि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शर्त क्या है कि बॉडीज के टेम्परेचर के दरमियान क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम क्या रेफर करते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि वो पॉइंट है जहां पर एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती। वजह क्या है, क्योंकि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर तो कब होगी, जब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग आती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोमेट्रिक यानी मैट्रिक मतलब मैटर्स, थर्मो मतलब हीट, प्रॉपर्टीज यानी खसूसियात, यानी मैटर्स की वो खसूसियात या मैटर की वो प्रॉपर्टीज, वो चीजें जो कि हीट की वजह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट वेरीज यूनिफॉर्मली विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर आर रेफर्ड टू एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी वो प्रॉपर्टीज मैटर की, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जो कि वैरी करें, जो कि चेंज हो जाए, कम कम थी ज्यादा हो गई, ज्यादा थी कम हो गई, चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम फॉर सपोज हम बात करते हैं रबड़ के पाइप की, मैं रबड़ के पाइप को लेता हूँ, रबड़ के पाइप को जैसे मैं हीट करता हूँ, हम आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि रबड़ के पाइप को हीट करते हैं तो उसका डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब हीट करने से उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, डाया में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो लेंथ कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, शहद को गर्म करते हैं तो शहद जब गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं बेटा, डेंसिटी कम हो रही है, कोई प्रॉपर्टीज कम होने लगती हैं, उनकी वैल्यू कम होने लगती है और किसी की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, प्रेशर है और बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेटा, आप इसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ के हमने जो न्यूमेरिकल्स किए, कन्वर्जन की, टेम्परेचर की, उनके असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है। 3 मैंने आपको कन्वर्जन के सवाल दिए हैं, इन 3 सवाल को आपने कन्वर्ट करना है। और दूसरा सवाल आपके पास क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल किस टेम्परेचर पे कॉन्साइड करते हैं। इसको आपने क्या करना है बेटा, घर पे ट्राई करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशन में पहले स्लाइड्स के अंदर मौजूद रखूँ, ताकि आप उनको देख लें, अपने आंसर को टैली कर लें। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।